बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त कि जब हम इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड के तसल्लुत में जी रहे हैं और इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड की सिफारिशात के ऊपर हमारा बजट मुरतब किया जाना है और उसमें नए टैक्सेस का निफाज होना है, और ऐसे वक्त में कि जब इदारा शुमारियात के इदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की आमदन में रवा माली साल के पहले 6 माह में 30% का इजाफा हुआ है, तो उसके साथ साथ हमारे अखराजात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। सवाल ये है कि जब आमदन के अंदर इजाफा हो रहा है तो फिर अखराजात के अंदर इजाफा क्यों हो रहा है? हमारे बजट की तश्कील के लिए जब हमें ये इदाद शुमार मिलेंगे कि हमारे GDP का 2.6% खसारे में निकल जाएगा, तो इकदाम किस तरीके से होंगे? कल का दिन 28 मई के जब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सरकारी तौर पे छुट्टी का ऐलान किया गया है, तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोबारा सदर मुंतखब होंगे, और दोबारा सदर मुंतखब होने पे वो जो तकरीर करेंगे उसके मंदरजात कुछ मंजर आम पे आए हैं। ज़रा ये बताते हैं कि वो अपनी तकरीर में यौम तकबीर के मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन रहा था तो पाकिस्तान को मुश्किलात क्या दरपेश थी, वो उसका तज़किरा करेंगे, और उसके साथ साथ इस वक्त जो मुआशी बदहाली है उससे निकलने की तजावीज़ भी बयान की जाएंगी और आइंदा का लाहे अमल भी बयान किया जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क के तूल अर्ज़ में तंजीम साजी के लिए अपनी पार्टी को मुतहर्रिक करने के इकदाम उठाएंगे, जिसके लिए दौरे स्केजुअल हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान वो जाएंगे, आज़ाद कश्मीर जाएंगे और चारों सूबों के दौरे भी मुतवक्के हैं। उसमें जो हिकमत अमली उनकी तरफ से अपनाई जाएगी वो किस हद तक हौसला अफजा हो सकती है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में कि जब वफाकी हुकूमत जो अपने बयानात दे रही है वो एक पार्टी के खिलाफ है और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के जो करीबी रफ़का हैं उनके बयानात कदरे मुख्तलिफ हैं। एक तरफ जब हुकूमत पैमरा के जरिए नोटिफिकेशन का इजरा कर रही है और हुकूमत पंजाब हतके इज्जत बिल को मुतारिफ करवा रही है, तो दूसरी जानिब कुछ लोग जो हैं वो मुखालिफ पार्टी से भी मिल रहे हैं और उनके साथ अफहाम व तफहीम के जरिए मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ रहनुमा ये सोचते हैं और उनका मौक़िफ़ ये है कि ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की हामी का भी ऐलान करें और दूसरी तरफ आप मुकदमात की भी भरमार करें। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस एक आया है जिसके नतीजे में 15 दिन से ज्यादा 40 दिन का नैब का रिमांड कर दिया गया, और एक ऐसे वक्त में कि जब बानी PTI इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस एक और दायर किया जा रहा है नैब घड़ियों के नाम से, कि एक तोशाखाना रेफरेंस जो पहले दायर किया गया था जिसमें मुकदमा चला, जिसमें उनकी रिहाई मुमकिन हो गई है, उसके बाद अब घड़ियों का एक नया रेफरेंस जो दायर किया गया है जिसका एक कॉल अप नोटिस गुज़श्ता माह जारी किया गया था। तो इस तनाजुर में ये बात समझ में आती है कि नैब अगर उन्हें गिरफ्तार करती है उस केस के बाद, कि जिस केस का फैसला होने वाला है उसके बाद अगर गिरफ्तार करती है तो 35 दिन के लिए वो जमानत के अहल नहीं होंगे और उनके साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी गिरफ्तार हो सकती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, किस हद तक हौसला अफजा हैं और अवामी मंजरनामा क्या बन रहा है, और इसी तनाजुर में कि जब हम ये देखें कि इराक के हवाले से खबर ये आए कि वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के चुंगल से आज़ाद हो चुका है, कि इराक ने 2003 से लेके अब तक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जितना भी कर्जा लिया था वो उसे वापस लौटा दिया है, जो तकरीबन $8 बिलियन के करीब बनता है। और हम जो तरक्की पजीर मुल्क होने का दावा करते हैं, हम जो कशकोल तोड़ने का दावा करते हैं, हम जो बैरूनी दुनिया को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए राग़िब कर रहे हैं, हम जो बैनुल अक़वामी सतह पे मुज़ाकरात चाहते हैं, हम जो बराबरी की सतह पे लेन देन की सोच रखते हैं, वो मजीद चुंगल में फंसता चला जाएगा, तो फिर वो मुल्क किस तरीके से तरक्की करेगा या उसके अहदाफ जो हैं वो किस हद तक मुस्बत समत में गामजन होंगे। तो बात का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले हतके इज़्ज़त बिल से बात का आगाज़ करते हैं कि हतके इज़्ज़त बिल जो मुतारिफ करवाया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की जो प्रेसिडेंट हैं वो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखती हैं, और उन्होंने बयान जारी किया है, वो ये मौक़िफ़ अपनाती हैं कि जमहूरियत के ऊपर एक सवालिया निशान है कि जब बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर सहाफ़ियों की आवाज़ उठाई जाएगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी अगर उनके ऊपर कोई कदगन लगाई जाती है तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट उनके साथ खड़ी रहेगी और इस जंग में उनके शाना बशाना मौजूद है और ये जंग लड़ती रहेगी। पाकिस्तान के बहुत से मारूफ सहाफ़ी जो हैं वो तशवीश का शिकार हैं कि जब पंजाब हुकूमत जो है इस बात का ऐलान करती है कि हमने मुशावरत की थी
और जिसमें बेशुमार सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे, और उस मुशावरत के बाद इस बिल को तश्कील दिया गया है। लेकिन वो सहाफ़ी इस बात से इनकारी हैं कि इसमें उनकी मुशावरत के मुताबिक शिकों को शामिल किया गया। अब इस ज़मन के अंदर अदालत के अंदर एक केस फाइल किया गया। वो केस जो है वो PFUJ की तरफ से फाइल किया गया। राना अजीम बतौर सेक्रेटरी जनरल PFUJ उन्होंने आवाज़ बहुत बुलंद की, और इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में बसने वाले सहाफ़ी जो सहाफ़त की अलमबरदारी का निशान है, वो ये राय रखते हैं कि इस जंग में सब शाना बशाना खड़े हैं। अब देखते ही हैं कि हुकूमत इस ज़मन के अंदर क्या इक़दाम उठाती है। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम के अंदर जो बात की जाएगी वो बात की जाएगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इक़दाम क्या हैं और उनका तासुर क्या है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच क्या है। आप ये देखिए कि एक तरफ जब सुबह का सूरज तुलू होता है और ज़िंदगी जौबन के ऊपर आती है, सियासी माहौल ज़रा गर्म होता है, तो हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हदफ तनकीद बनाया जाता है मुखालिफ यानी अपोजिशन जमात को। और उसके कुछ ही देर के बाद एक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात करते हैं, यानी मोहसिन नकवी साहब, और मुलाकात खुशगवार माहौल के अंदर होती है। बगलगीर भी होते हैं, वहाँ पे सूबे के मामलात भी तय पाए जाते हैं, और सूबे के मामलात को डिस्कस करने के बाद बहुत सी बातों का इयादा भी किया जाता है, और एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है। जब ये चीज़ें हैं तो इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इरादे क्या हैं। आज प्रोग्राम के फॉर्मेट को कुछ मुख्तलिफ रखा गया है। तकरीबन तमाम लोगों के जो गुफ्तगू है मौज़ूआत को डिस्कस करने के बाद फिर उसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। तो अब बाकायदा तौर पर बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो IFJ की जो सदर हैं उनकी तरफ से जो पैगाम आया और पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ डट के खड़े रहने के अज़्म का जो इजहार किया है, क्या कहेंगे उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, असल मैंने याद करें, मैंने पहले दिन कहा था कि पूरी दुनिया की तंजीमें हमारे साथ खड़ी होंगी। मैंने पहले दिन कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर हमारी इस तहरीक में हर सहाफ़ी शामिल होगा। 6 लाख सहाफ़ियों की नुमाइंदा हैं IFJ। पहले IFJ के सेक्रेटरी जनरल का बयान आया, हमने ही लेटर लिखा, GM जमाली साहब ने और मैंने। उसके बाद IFJ की प्रेसिडेंट का आज आपने सुन लिया, कल इंशाल्लाह एक और सरप्राइज़ देंगे, परसों फिर एक और देंगे। इक़वाम मुत्तहिदा को लैदा लेटर IFJ लिखने जा रहे हैं इसी मामले पे। ये जो हमारी ज़बानबंदी की कोशिश हो रही है ना, ये जो हमारे तोहिमने हद तक इज़्ज़त बिल जो है, ये हद तक इज़्ज़त बिल नहीं है, ये हद तक सहाफ़त बिल है। सहाफ़ियों की हद तक होगी, उनकी इज़्ज़त को ख़राब किया जाएगा, ये वो हो रहा है। तो पूरी दुनिया के सहाफ़ी जो हैं वो पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, और उन सहाफ़ियों को भी ये पैगाम मिल गया है जो सहाफ़ी हुकूमत के साथ खड़े थे कि नहीं भाई, ये तो IFJ भी खड़ी हो गई, और कल जो हम नई चीज़ देंगे आप उसको भी देख के कहेंगे वाकई भाई ये तो कमाल हो गया। और दूसरा, मैं यासर बड़ा शुक्रगुजार हूँ हसन नसार साहब का। वो शख्स कभी भी, आपको पता है, वो प्रेस क्लब के इलेक्शन में वोट डालने भी कभी कभी आते हैं, बहुत शाज़ोना। और अब उनका ये कहना, मेरे लिए जो उनके अल्फाज हैं वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी सनद है, और फिर इस पूरी बरादरी के लिए उनका ये कहना कि वो इस बिल के लिए निकलेंगे, लड़ेंगे, हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। और इस पर मैं सलूट करता हूँ हसन नसार साहब को, बिल्कुल मैं सलूट करता हूँ, और इसी तरह के बाकी उन तमाम सहाफ़ियों को सलूट करता हूँ। अरशाद आरिफ साहब, कमाल, कासिम खान साहब, उस्मान साहब, अयास खान साहब, वो तमाम लोग जो इस पूरी मुहिम में निकले हुए हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, खाबर गुम्मन साहब, मैं सबको बता रहा हूँ। लेकिन हसन नसार साहब के मतलब लोग कहते थे यार किस तरह, लेकिन कमाल करके वो शख्स पूरी दुनिया में आपके लिए 11 जून को पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए एहतजाज होगा इस बिल के ख़िलाफ़। यासर साहब, ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए। आप ज़रा यासर साहब एक चीज़ तो मैं आपसे पूछूँ, समझदार हूँ, रास्ते में सोचता आ रहा था प्रोग्राम में आने से पहले कि यार मुझे तो इल्म नहीं है, ये 28 मई कितना अरसा हो गया है ये एटमी धमाके? यार बता दो नहीं मुझे, यार हंसना शुरू कर देते हैं आप। कितना अरसा हो गया? 24 साल तो हो गए सर। तो कितनी छुट्टियाँ हुई हैं? एक छुट्टी 24 चाहिए थी। नहीं, आज जो कल होनी है वही है। हाँ जी। तो पहले धमाके के दिन छुट्टी लगी है सर, पहले धमाकों में क्यों नहीं छुट्टियां हुई? पहले क्या 28 मई नहीं होता था?
मुझे बता देना 28 मई पहले नहीं होता था। ठीक, हम एक एटमी कुव्वत बने, हमें नाज है, बिल्कुल हमें फख्र है, हमें मान है, लेकिन ये तो मुझे बता दें पहले छुट्टी क्यों नहीं दी हमने, अब छुट्टी क्यों दे दी है? अब कौन सा ऐसी चीज हो गई है? क्या मियां नवाज शरीफ साहब कल सदर मुस्लिम लीग नून बन रहे हैं इसलिए? चलें, इसी भी या आबिद शेर अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। आबिद शेर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आबिद शेर अली साहब, सवाल एक मासूमाना सा राना अजीम साहब का ये है कि 28 मई तो हर साल आता है, तो हर साल छुट्टी क्यों नहीं दी? इस साल ही छुट्टी का सोच क्यों आई है? देखिए जी, छुट्टी इस मरतबा जो कौम की यकजहती के लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह माइलस्टोन अचीव किए हैं पाकिस्तान के लिए, वैसे भी छुट्टी कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। अगर कौमी यकजहती के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने अपने इसको एक 28 मई को कौमी सतह पर मनाने का ऐलान किया है। पहले इमरान खान साहब के दौर में भी कौमी सतह पे कोई त्यौहार होते थे तो उस वक्त तो इतनी क्रिटिसिज्म नहीं होती थी। तो अगर 28 मई के हवाले से जो भारत भी हमें ललकारता है कि हमने एक न्यूक्लियर पावर को मंगता बना दिया है, अगर आपने उनकी स्पीच को सुना हो तो ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। तो उसके लिए हमें बिल्कुल रैपिड रिस्पॉन्ड करना होगा और उसका यही जवाब है 28 मई को कौमी दिन बना दिया है, छुट्टी का त्यौहार। पहले भी जब 28 मई हुआ था अवाइल में तो इसको इसमें छुट्टी भी हो जाती थी इस त्यौहार में, लेकिन चंद वर्षों में नहीं हुई। तो कोई इतनी इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसको नेगेटिव पहलू से नहीं देखना चाहिए, हमें इसे पॉजिटिव लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान के लोगों की यूनिटी बड़ी ज़रूरत है, अपने अदारों के साथ खड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान में कौमी सोच लाने की पाकिस्तानियों में ज़रूरत है। अच्छा, आबिद शेर अली साहब, मियां नवाज शरीफ साहब पे जो बीती है वो गाहे बगाहे उसका तज़किरा करते हैं। उसी तज़किरे के ऊपर जो गवर्नर पंजाब हैं वो उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को अब वो तज़किरा नहीं करना चाहिए कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई। उनकी ज़्यादतियों का अजाला तो हो चुका कि छोटे भाई प्राइम मिनिस्टर बन चुके और उनकी साहबजादी जो है वो वज़ीर आला पंजाब हैं, तो अब वो कोई और नैरेटिव बनाएं। ये गवर्नर पंजाब ने कहा है। अब आपके इत्तेहादी हैं तो वो इस तरह की बात करेंगे। अगर गवर्नर पंजाब ने ये गुफ्तगू की है तो मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ उसकी, और उनको बिल्कुल इस तरह की गैर ज़रूरी बयानात से इज्तनाब करना चाहिए जिससे सियासी दर्जा हरारत बढ़े। और मैं समझता हूँ कि वो एक जिम्मेदार मनसब पे बैठे हैं और उनको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए कि ना कि गैर जिम्मेदाराना वो बयान दें और एक नया चैप्टर खोल लें। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नर पंजाब को अपने बयानात और अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए और ऐसा ही बेजा ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए जिससे कोई नफरत अंगेज लड़ाई या कोई बयानात की शुरुआत हो। तो मैं उनके बयान की भी मजम्मत करता हूँ और उनके रवैये की भी मजम्मत करता हूँ। आबिद शेर अली साहब, आपने बड़ा खुल के बयान दिया, मुझे याद है इलेक्शन के दिनों में भी, उससे पहले भी आपने कहा ये बिजली के बिल हमें ले डूबे। तो बिजली के बिल तो अब भी उसी तरह बल्कि अब उससे ज़्यादा हो गए हैं। तो आप समझते हैं कि ये आपकी हुकूमत कर रही है या कोई करवार है? IMF करवार है, मैं किसी और की तरफ नहीं कह रहा। बात ये है कि मैं वजीर भी रहा हूँ पानी और बिजली का। 60% हम जो बिजली पैदा करते हैं वो इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर है। अब इम्पोर्टेड फ्यूल हम दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो फर्नेस ऑयल यूटिलाइज करता है। तो मैं समझता हूँ कि IPP के साथ रीनेगोशिएट करने की जरूरत है। वो भी पाकिस्तान के दाने हैं, बड़ा उन्होंने पाकिस्तान को पिछले 28-29 सालों में खा लिया है। अब उन अदारों ने बड़ा कोई 10,000 गुना ज्यादा पैसा भी बना लिया, बाहर भी देख। आबिद भाई, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, जो कि आप वज़ीर रहे हैं इसके, और आपने बजाय बताया कि बेनज़ीर मरहूम शहीद जो हैं उनके दौर में ये सारे एग्रीमेंट हुए। तो हमारे पाकिस्तान की कौन कौन सी हस्तियाँ हैं जो इतना पैसा बाहर लेगी, जिनके IPPs में जो इसकी मालक हैं, ये शेयर होल्डर हैं?
ये आप IPP से बात कर रहे हैं? जी जी। बिल्कुल, मैंने तो आपको कहा है कि इन्होंने पाकिस्तान की हस्तियों का नाम तो ले दें। ये जितने भी पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, ये उनके ये बिजली के पावर प्लांट्स हैं, उनको वो मैंने तो उनकी बात कर रहा हूँ, वो डॉलर्स में पैसे उनके आते हैं, अरबों रुपए वो पैसे, मैंने कहा 100 टाइम भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो पैसे भी पूरे कर चुके हैं। वो ही फरसूदा उनका वो नहीं, निजाम। मैं तो ये आपसे जानना चाह, कौम जानना चाहती है कि आखिरकार हमारे पैसे कौन ले गया। कौम में से बहुत से लोगों को, आपको सुनने वालों को, जब आप आते हैं ये उम्मीद होती है कि बात वो ही होगी जो किसी के पास नहीं है। नहीं देखिए, मैं कोई आपसे कोई लपी लुपी बात नहीं कर रहा। मैंने तो आपको बताया जो नुकसानात की वजह है और जो मेन रीजन है, जो कैपेसिटी चार्जेस पाकिस्तान को वो देने पड़ते, वो जो रिकवरी नहीं होती, प्लस जो ट्रांसमिशन का निज़ाम है, कोई बहुत सारे हमने अपने दौर में अब वो देखे कासा 1000 लगाया था, 22 में आ जाना चाहिए था, इमरान के दौर में नहीं आया, 3 साल एक्सटेंशन है वो। उसमें आपने ट्रांसमिशन लाइन डालनी थी तुर्कमेनिस्तान से ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान और एंड यूजर पाकिस्तान था। मैं खुद उसका सिग्नेटरी था। तो वो अभी 1000 मेगावाट थी, वो समर में आनी थी, सस्ती तरीन बिजली थी, ट्रांसमिशन के थ्रू आनी थी, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। तो देखे ना, हमें अपनी अदाओं पे भी हजूर कुछ गौर करना चाहिए था, फ्लॉज कहाँ पे है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, तो मेरी तो फिंगर टिप्स पे है। अच्छा, अब आबिद शेर अली साहब, एक आखिरी सवाल ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्टैंड यही रहा कि नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा करती है। तो PDM की गवर्नमेंट में आपने तरमीम की, कुछ चीज़ें जो हैं उसके इख्तियारात कम कर दिए, यानी नैब ऑफिसर को 5 साल की सज़ा होगी जिसने बदनीयती की बुनियाद के ऊपर केस बनाया होगा। रिमांड 90 दिन का था, उसे खींच के 14 दिन तक ले आए। अब कायम मकाम सदर जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, तरमीमी ऑर्डिनेंस। वो 14 दिन से रिमांड बढ़ा के उसको कर दिया 40 दिन, और जो सज़ा 5 साल की थी उसको कम करके 2 साल कर दिया। तो ये क्यों लगता है कि एक तरफ आपने इकदाम जो उठाए थे, अब वो कंट्राडिक्शन के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे उठा रही है और उस पर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है? देखिए, उसके लिए तो पार्लियामान बैठी है। अगर ये ऑर्डिनेंस हाउस तो नहीं है पाकिस्तान, जाहिर है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी है, तो इसको जाहिर है गवर्नमेंट लेवल पर इसको देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, मेरे वालिद साहब को सजा दी उन्होंने 10 साल, 4 साल उन्होंने नैब की कुव्वत खानों में काटे, कुव्वत खानों में। उसके बाद वो हाई कोर्ट में बरी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बरी होते हैं, नैब के लोगों को सजाएं हो जाती हैं। तो मेरे वालिद के जो 4 साल अटक किले में गुजरे, जो उनकी सेहत खराब हुई, तो वो वापस सेहत उनकी वो कौन करेगा? मुझे बताएं, कोई है? मेरे बड़े भाई को 2 साल इन्होंने पार्टी ना चेंज करने की वजह से झगड़ा दिया, उनको हाई कोर्ट ने भी बरी किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बरी किया। तो आप मुझे बताएं, जब इस तरह के आप बेहुदा केसेस बनाएंगे हम जैसे लोगों पर, तो हमारे भी फिर बताएं, तो इस तरह के लॉज नहीं बनेंगे। तो आप पॉलिटिकल प्रेशर में आकर आपने जो मुखालफिन है उनके ऊपर मनगढ़ंत केसेस बनाएंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नैब को एज ए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल हमें नहीं यूज करना चाहिए, जो कि हमने अपने दौरे इक़्तिदार में नहीं किया। और ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट का फ्लोर मौजूद है, वहाँ पे बातचीत हो सकती है। फ्लोर मौजूद है पार्लियामेंट में, वो इत्तेहादी हैं हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, तो वो मैं समझता हूँ कि वो ये इत्तेहादी भी हैं और साथ वो बैठकर इन चीज़ों पर गुफ्तो शनीद होनी चाहिए। ऐसे अगर ऑर्डिनेंस आएंगे, अभी आपने गवर्नर साहब की जो स्टेटमेंट दी, तो इससे फिर बदइस्तेमाली और बेयकीनी की सूरत हाल फैलेगी जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। बेयकीनी की सूरत हाल फैलेगी जो मुल्क के लिए नुकसानदेह। बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जो बातचीत है कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला मौक़िफ़, फिर PTI वाला मौक़िफ़। राना साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में आपने वो क्लिप दोनों सुने, असद कैसर साहब वाला, कि एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, दूसरी तरफ गिरफ्तारी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला भी और लतीफ़ खोसा साहब वाला भी। इस पूरे मंजरनामे में आपको क्या लगता है, मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं या केसेस के ख्वाहिशमंद हैं, या फिर एक तबका मुज़ाकरात का है, एक तबका केसेस का? 2 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। मुज़ाकरात के लिए काम शुरू हो गया था। अच्छा, मुज़ाकरात के लिए इतवार के रोज़ मुलाकात भी हो गई थी, मुज़ाकरात के लिए पैगाम रसानी भी हो गई थी, मुज़ाकरात के लिए बहुत सी चीज़ें भी हो गई थी। लेकिन मुज़ाकरात रुक भी गए हैं और मुज़ाकरात में
डेडलॉक पे आ गए। ये ख़बर मैं आपको बिल्कुल ब्रेक कर रहा हूँ और ये ख़बर मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया। मुज़ाकरात में डेडलॉक उस वक्त आया जिस वक्त मुज़ाकरात की बात हो रही थी और शाह महमूद कुरैशी पर इतवार के रोज़ 9 मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी 8 या 9 8 मुकदमा। और उसके बाद लाहौर शहर के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया और भी बहुत सी जगहों पर यह सारा कुछ हुआ। तो उस पर आकर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया बानी तहरीक इंसाफ ने और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं मज़ाकरात ज़रूर चाहता हूँ, डील नहीं चाहता, मुझे किसी केस में कोई रियायत नहीं चाहिए। ये मुझे बात किसी और ने नहीं, उनके सबसे करीब जो शख्स हैं उन्होंने मुझे ये बात बताई। उसके बाद ये सारी चीज़ें रुकी। आपको पता है आज तहरीक इंसाफ के जिन कारकुनों को रहा किया गया उन्हें क्या कहा गया मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से? उन्हें कहा गया इनको किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया? अगर एहतजाज करना जुर्म था तो फिर तो एक जगह का हवाला देखेगा, वहाँ पे क्यों नहीं पकड़ते आप? मतलब आप देखें कि किस तरह मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अगर भूख हड़ताली कैंप कराची प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ लगाती है तो सिंध पुलिस वहाँ पे हल्ला बोलती है और उनके बंदों को गिरफ्तार करके ले जाती है। पंजाब में आप एहतजाज नहीं कर सकते, सिंध में आप एहतजाज नहीं कर सकते, बलोचिस्तान में आप एहतजाज नहीं कर सकते, तो फिर किस तरह मुज़ाकरात होंगे? हाँ, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दें, पुरतशद्दुद एहतजाज पर गिरफ्तार करें, बिल्कुल करें। क्या आपको नहीं पता, किसको नहीं पता कि कौन किस वक्त किस जगह पे था? जब मुज़ाकरात के रास्ते में कुछ ऐसे लोग रुकावटें हैं जो किसी सूरत में, वो सियासी लोग हैं, इन मुज़ाकरात को जिन्होंने कहते हैं ना एक कुड़ी नहीं बस दी, लफ्ज़ सुने हैं ना, एक कुड़ी नहीं बस दी, वो कुड़ी तो बसना चाहती है, बस हाँ विच कुछ इधर उधर दी नहीं होंदियां जड़ियाँ वो है नहीं बसन देंदियां। ये मामला सिर्फ चल रहा है। बात यह है कि फिर अच्छा छोड़ दें यार, ये मुज़ाकरात तो नहीं हो। 228 मई की छुट्टी अचानक आप शेर अली साहब ने देखा कि बड़ा यकजहती है, तो अगले साल मुक गई। तो फिर भाई छुट्टी उस दिन दे जिस दिन हमारी पाक फौज के जवानों ने, उन जवानों ने जिन्होंने भारतीय जहाज गिराए, एयरफोर्स के उन जवानों ने जिन्होंने भारत को बताया कि आओ भाई तुम बड़े शेर बनते हो, और फिर उन्हीं का पायलट पकड़कर उसको चाय पिलाकर वापस भेजा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। छुट्टी तो यार उस दिन होनी चाहिए। उस दिन क्यों नहीं छुट्टी देते आप? उस दिन कौम को छुट्टी दें। हमें हमारे अपने जवानों के साथ मोहब्बत है, ये पूरी कौम उन्हें सलूट करे। ठीक है, 28 मई को भी दे, वहीं पे भी दे। और 9 नवंबर हजरत अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है, छुट्टी होती है? पहले हुआ करती थी। वो इतने तो ईदियां भी छुट्टियां 2 करती हैं, तीसरी छुट्टी नहीं देते, तीजे दिन कुर्बानी होती है। इस बात ईदों पहलो हैर हो जा रही है ना यासर साहब। अच्छा राना साहब, एक मजे की खबर आपको सुनाऊं। इराक जो है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के चुंगल से निकल गया। हमने स्टार्ट पे उसका तज़किरा भी किया। बगदाद हुकूमत ने आलमी मालियाती फ़ंड से लिए गए तमाम कर्ज़ों की अदायगी कर दी माशाअल्लाह। और ऐलान जो है वो इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म के मालियाती जो मुशीर मज़र साले ने किया, और उनके मुताबिक 2003 से लेके 2021 तक जो उन्होंने कर्ज़े लिए थे वो सारे वापस कर दिए, जो $8 अरब बनते हैं। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, ये जो लिस्ट आई है उसमें इराक़ के कितने सियासतदानों के जो हैं वो प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं? ये दुबई वाली? हाँ वहाँ पे अभी तो सुना है फ्रांस की भी आ रही है और भी 3-4 मुल्कों की आ रही है। कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं इराक़ के कुछ लोगों की? नहीं। और जब आपने अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जब आपने अपने मुल्क में देना कुछ नहीं, आपका ये आलम है कि आपने कहा सोलर पे भी पाबंदी ला दो, ये धुप भी अपनी ना लें। पता सोलर पे पाबंदी क्यों लग रही है? पता है आपको क्यों? पाबंदी का मतलब है इस पर टैक्स क्यों लगाने की सोच रहे हैं? क्यों? इसलिए भाई जब ये सब लोगों ने सोलर लगाने शुरू कर दी है तो खाते तो बंद हो जाएंगे बहुत से लोगों के। अब ये देखिए कि एफबीआर की जो इनकम है वो पहले जो 6 माह है मालियाती साल के, उस पर 30% बढ़ी है। लेकिन 30% बढ़ने के बाद हमें पता चले कि 2% बजट खसारा था तो जीडीपी का, तो अब वो जो जीडीपी का 2.6% हो जाएगा। तो हमें समझ नहीं आती 30% उधर से भी बढ़ता जा रहा है, खसारा भी बढ़ता जा रहा है।
58% हम सूद की मद में अदायगियाँ दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? वो तो सूद आप दे रहे हैं पैसे, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ना। हाँ। वो तो नहीं दे रहे ना, वो तो नहीं ना दे रहे। पैसे तो तुमसे, मुझसे, इससे, उससे जितने लोग पाकिस्तानी हैं उनसे निकलते हैं। बिजली का बिल जरा आगे रख लें, बंदे की जुबान थक जाती है, बंदे की आंखें जो है ना वो इससे हिस्सा करना शुरू हो जाती हैं, और टैक्स ही नहीं मुकते नहीं टैक्स, फलां 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 टैक्स। हम जब आप फैसला कर ली, मैंने भी उस दिन कहा था, हम हर किस्म की मुसीबत, हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की भूख, अपने पेट पर पत्थर बांधने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि पहले हुक्मरान पत्थर बांधे, पहले मेरा सियासतदान पत्थर बांधे। अगर हुक्मरान पत्थर नहीं बांधता, सियासतदान पत्थर नहीं बांधता, तो मैं पत्थर क्यों बांधूं? मुझे समझाना, मैं क्यों पत्थर बांधूं? पहले हुक्मरान बांधे, सियासतदान बांधे, फिर उसके बाद मैं आऊंगा। वो आपको याद होगा मैंने एक बार तज़किरा किया था कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड बैंक से एक पुल बनाने के लिए कर्जा मांगा था, तो वर्ल्ड बैंक ने उनके हालात देखते हुए इनकार कर दिया था। फिर उन्होंने अपने तई वो बनाया और इंटरनेशनल एक फोरम की साइडलाइन के ऊपर वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात हुई हसीना वाजिद साहिबा की, तो उन्होंने उसी पुल की तस्वीर जो है वो बतौर तोहफा वर्ल्ड बैंक को दी और बताया कि ये हमने अपने सर पे बनाया। राना साहब, ये पीपल्स पार्टी और एमकेएम की जो हल्की फुल्की मौसीकी है बढ़ती जा रही है। वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं हमने कुर्बानी बहुत दे दी, अब कुर्बानी देने की किसी और की बारी है। नहीं, क्या कुर्बानी दी यार? पीपल्स पार्टी जवाब देती है आपने कुर्बानी नहीं दी, गुनाहों का कफारा अदा किया। आप ज़हन में रखिएगा दो चीज़ें, ये आपस में लड़ते भी रहेंगे ना, गुत्था भी हो जाए, लैदा नहीं, रोटी कट्ठे खानी, रोटी कट्ठे खानी, ये सारा कुछ होता है। मुझे याद है कि पहले दौरों में भी मुझे याद है 3.5 घंटे की यहाँ पर मैं तकरीर सुनते थे, आखिर में ऐलान होता था हुकूमत छोड़ दी, ठीक है, मैंने सदारत भी छोड़ दी, नहीं नहीं नहीं, यस 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 मान लिया, हुकूमत छोड़ दी। अल्लाह जनरल नसीब करे, वो वज़ीर दाखिला होते थे, वो आते थे 10 मिनट बाद हुकूमत, फिर दोबारा हुकूमत में शमूलियत की। अब मुझे ये बता दें, मुस्लिम लीग नून से इनके गिले हैं, पीपल्स पार्टी से इनके, मैं कह रहा हूँ एमकेएम एक हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पीपल्स पार्टी से इनके गिले, मुस्लिम लीग नून से इनके गिले, तो फिर किसका हिस्सा किसका है? एक तरफ मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ की जगह हूं, मैं सुबह नाश्ता लेकर डयाला जेल चला जाऊं, यही बात की। मैं कहूं जनाब मुझे भी माफ़ी दे, जो आपने किया मैंने आपको माफ़ किया, जो किसी ने करवाया हमने उसको माफ़ किया, आए वतन के लिए इकट्ठे चले। तो ये काम पहले खुद क्यों नहीं कर लेते? इन्हें को नाश्ता महंगा मिलना है, ले न्यारी पाए लेके चले जाए ना, एक एक करके शुरू हो, सारी जमातें एक मामले में इकट्ठी हो जाए, इख्तलाफात को ख़त्म कर दें, पाकिस्तान के लिए एक हो जाए। कोई तो कोशिश करे ना यार। यहाँ पे इक़्तिदार की जंग ऐसी है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में मौजूद भी हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को वोट भी दिए, स्पीकर को वोट भी दिए, फिर भी ये कहे कि जनाब वो ठीक नहीं है, और पीपल्स पार्टी भी वही करती है, जनाब वो ठीक नहीं है। पीछे पता चला था जरदारी साहब से जब ये मिले थे तो गिले सारे मुस्लिम लीग नून के निकल आए थे, नून लीग के साथ बड़े गिले हैं, याद है आपको ना यार? ये किस पे हम लड़ाई सारी जिंदगी पीपी के साथ चलती रही है, गिले नून के साथ निकले। तो ये चीज़ें तो चलती हैं। अब बात बड़ी बड़ी सिंपल सी है। चौधरी परवेज़ लाई साहब आ गए, आपको खबर दे दूँ, चौधरी परवेज़ लाई साहब बाकायदा बड़ी गेम डाल दी उन्होंने, राब्ते तेज़ हो गए हैं। परवेज़ लाई साहब ने कारकुनों से मुलाकातें, अहदेदारों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। अच्छा जी। और मैंने देखा कि उनके हौसले भी चौधरी परवेज़ लाई साहब के फुल जवान हैं। और मेरे पास खबर तो यह है कि मोहन लाई साहब भी आ रहे हैं, आके अदालतों का सामना करेंगे और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। मैंने जिस तरह कहा था, एक केस तो ऐसा है कि जिस केस पे बेचारों की उम्र जो है वो इतनी थोड़ी थी कि शरारती कर बनना दूर की बात, शायद उस वक्त बेफारम भी ना बनाओ, तो वो भी केस है। केस तो इसी तरह बन जाते हैं ना, यहाँ पे केस बनाना कौन सा कोई मुश्किल काम है? ये तो 1 मिनट लगता है, आओ तो केस बनाओ। केस तो इस तरह पड़े हुए सड़क पे, जैसे खाली कागज़ पर हुआ एक नाम लिखो, यासर रशीद वल्द फलां फलां, चलो जी। मौला बख्श चांडियो साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, प्रोग्राम के आखिरी मराहिल है। मौला बख्श चांडियो साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का ज़रा इंतज़ार किया, ताख़ीर हो गई। बात यहाँ पर ये हो रही है कि एक तरफ सर आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत है, पार्लियामेंट के अंदर बातचीत हो सकती है। पीटीआई के दौर में कहा जाता था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं बनाना चाहिए ऐवान सदर को, तो आज 2 ऑर्डिनेंस हैं जो कायम मकाम सदर की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें इलेक्शन एक्ट तरमीम है और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है। 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन का रिमांड कर दिया गया।
तो सर इसमें नून लीग को अगर मुशावरत में शामिल कर लिया जाता तो अच्छा ना होता? मुझे नहीं लगता कि वो नहीं होंगे, हुकूमत उनकी है, मुशावरत जरूरी होगी। लेकिन मैं एक बात आपको वो यकीनन कह सकता हूं, आसिफ साहब के ऐवान सदर में आने से असेंबली को मुस्तकिल एक तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है। अभी आसिफ साहब जब तक ऐवान सदर में कोई ऐसा कानून पास नहीं होगा जिसे असेंबली घर चली जाए। इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, इन्होंने जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। इन्होंने का कमाल किया है आसिफ साहब ने कि पाकिस्तान का आइन 73 वाला पूरे का पूरा दोबारा नाफिज किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अपनी ख्वाहिशें छोड़कर अपने अख्तियारात से दस्तबरदारी कर कर असेंबली को बाख्तियार किया है। ये कोई मामूली बात है? छोटी मोटी बातें होंगी, मुझे क्योंकि इल्म नहीं है इसलिए मैं नहीं उस पर बात कर रहा, लेकिन हुकूमत के अलावा ये कैसे हो सकता है? असल बात यही है। और दूसरी बात मैं समझता हूं, आसिफ साहब और बिलावल साहब इधर इस पाकिस्तान में जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ है, जमहूरियत की जमानत है। इन्होंने अपनी शख्सियात पे काम नहीं करना, इन्होंने निजाम के लिए किया है। पीपल्स पार्टी एमकेएम के हाल मकबूल सिद्दीकी साहब ने बड़े गिले किए हैं आज पीपल्स पार्टी से। आपके इत्तेहादी भी है, आपके साथ भी हैं, और गिले भी बड़े डुल के किए हैं। देखिए, मैं एमक्यू पे ज्यादा नहीं बोल सकता, मुझे पता भी नहीं है उनके हालात का और बातों का, लेकिन ये हमारे साथ हर इक़्तिदार में रहे हैं। मेरे साथ क्या, नून लीग की जब हुकूमत आई उनके साथ भी थे, औरों की हुकूमत आई चौधरी शुजात की उनके साथ भी थे। जब भी हुकूमत बनी ये अलग नहीं रह सकते। लेकिन एक और चीज है जो आपको देखने की है, जिस भी हुकूमत में शामिल हुए हैं उसमें थोड़ी अरसे गुजरने के बाद ये शिकायत का अंबार लग जाता है। हमारे साथ 3-4 बार साथ रहे पावर में, एक अरसे गुजरने के बाद हम समझ जाते हैं अब वो मौसम आ गई है जब एमक्यूएम शिकायत करेगी। लेकिन मैं कहता हूं शिकायत भले करें, लेकिन जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए कम से कम ईमानदारी से खड़े रहें। इख्तिलाफात हो सकते हैं, इत्तेहादियों से भी हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी से भी हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निज़ाम जमहूरियत चलना चाहिए। आप किसी गैर जमहूरी साजिश का हिस्सा ना बने, बाकी सब आपको अख्तियार है। अच्छा मौला बख्श चांडियो साहब, अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो नहीं लगती मुज़ाकरात के मूड में, क्योंकि जिस तरह के इक़दामात हैं, एक तरफ से मुज़ाकरात का इशारा, दूसरी तरफ से मुकद्दमात की भरमार भी है। तो ये तासुर आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में था कि वो मुत्तहिद कर सकते हैं और टेबल के ऊपर ला सकते हैं। कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है? मेरे ख्याल में जरूर बातचीत होती होगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं पीपल्स पार्टी जिसका नाम है वो किसी गैर जमहूरी रिवायत का या साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी। हम बातचीत करेंगे, बातें करेंगे। हम समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल का हल तमाम पार्टियों के मिलकर बैठने का है, तमाम इदारों पे एतमाद का है। जब तक एतमाद की फिजा नहीं कायम होगी, न इदारे आगे चल सकेंगे, न जमहूरियत मजबूत हो सकेगी। मुल्ला बख्श चांडियो साहब, आपके गवर्नर पंजाब ने हद तक इज्जत बिल की मुखालफत की है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बिल के हवाले से? मुझे इल्म नहीं है उनके मौक़िफ़ का कि उन्होंने क्यों मौक़िफ़ रखा है। कल तक जाहिर हो जाएगा। जब उसको मैं मौक़िफ़ को पढ़ लूंगा, समझ लूंगा, फिर आप बिलाशुबा मुझसे सवाल कर सकते हैं। इस वक्त तो हम जो पार्लियामेंट ने किया है हम उसको तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, हम पार्लियामेंट से इख्तिलाफ नहीं करते। जिन लोगों ने भी पार्लियामेंट को कमजोर करने की कोशिश की है, जिन लोगों ने भी, आपको याद है, मैं ज्यादा नहीं तफसील में जाता, कोर्ट में खड़े होकर कहा गया कि जनाब आली असेंबली अपनी अफादियत खो चुका है। फिर क्या नतीजा निकला, जो क्या भुगता, हम ऐसी बात नहीं कर सकते। अच्छा मौला बख्श चांडियो साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। पार्लियामेंट में सर एक आखिरी सवाल ये कि हमेशा अगर आपको अदालत से भी मुकद्दमात का सामना करना पड़ा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदालत के खिलाफ कभी नहीं बोली। अब जिस तरीके से पार्लियामेंट और सेनेट के फ्लोर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, पीएमएलएन को क्या पैगाम देंगे या मशवरा देंगे? मैं ये कहता हूं उनको सबको कि पाकिस्तान के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ इसी में है कि जमहूरियत को इस्तेहकाम दिया जाए। जमहूरी रिवायात हैं, इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन ऐसा रास्ता अख्तियार करना जहां जमहूरियत को नुकसान हो जाए,
ये पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं है। हम अपने इख्तलाफात की वजह से पार्लियामेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। इख्तलाफात की वजह से सुप्रीम ना कोर्ट में पार्लियामेंट खड़े को होकर नुकसान पार्लियामेंट को बुरा पहुंचा भला सकते नहीं। हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को, ना जमहूरियत को, ये अवामी मफाद है। बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह के बाद।